बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस मॉडल टू डिस्कस बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस। के नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने मॉडिफाई करना है किस चीज़ को, आइडियल गैस मॉडल को। अब टॉपिक का जो नाम है वो पढ़ते ही आपको एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले आप लोगों को आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस इसका जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस। ठीक है, नॉन आइडियल गैस को हम रियल गैस भी कहते हैं। अब मेरी बात को तवज्जो से सुनना। कंसीडर करें कि आपके सामने पड़ा है एक गैस सिलेंडर। समझ आ रही है? एक गैस सिलेंडर आपके सामने पड़ा है। अब उस गैस सिलेंडर में मौजूद है गैस, यानी गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये कंसीडरेशंस अपने माइंड में रखें और जो क्वेश्चंस मैं आपसे करता चाह रहा हूँ इसके यस या नो में आपने आंसर देने हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए। अब आपके सामने पड़ा है एक गैस सिलेंडर, उसमें मौजूद है गैस मॉलिक्यूल्स। उस गैस मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें। उस गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर करें आप उस कंटेनर के साथ, उस सिलेंडर के साथ जिसमें आपने वो गैस भर के रखी हुई है। अब मुझे बताएं कि वो जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या वो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है? आप फ़ौरन से आंसर करेंगे कि जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे सवाल का जवाब देना येस या नो में। मुझे बताएं कि क्या आप गैस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको ज़ीरो कह सकते हैं? यस या नो? सोचें ज़रा, इसका जवाब दें मुझे। जवाब दें, जवाब दें। अच्छा, जो भी आंसर आपने किया है उसको यस या नो की फॉर्म में लॉक कर लें। ठीक है, मैं दोनों सिचुएशंस आपको बताता हूँ। मान लें कि अगर आपका आंसर था कि यस, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं चूँकि कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, लिहाजा आप उसको इग्नोर कर लें। 1 मिनट अभी ठीक है। दूसरे जिन लोगों ने कहा नहीं भाई, नो, हम इग्नोर नहीं कर सकते इसलिए कि बेशक बहुत कम है, यानी 0 पॉइंट बेशुमार ज़ीरो लगा के आंसर है, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, लिहाजा हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने कहा है नो, इग्नोर नहीं कर सकते, इट मीन्स कि उन्होंने एक रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। और जिन लोगों ने कहा है कि हाँ भाई इग्नोर कर लें जो कि कम है, उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई की है, एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है वॉल्यूम को, एक आइडियल सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है कि जिसमें वो इतने कम वॉल्यूम को एक बड़े वॉल्यूम के मुकाबले में इग्नोर कर रहे हैं। सो आपके सामने अगर एक गैस पड़ी है, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को अगर आप एज़ कंपेयर टू कंटेनर बिल्कुल ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो आप एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इस सूरत में आप उस गैस को एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे चूँकि आपने उसको आइडियली एक डिस्काउंट दे दिया, एक स्पेशल डिस्काउंट दे दिया उसके मॉलिक्यूल्स को। बट अगर आप उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो विच मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग अ रियलिटी, तो आप उस गैस को रियल कंडीशंस में बिहेव करवा रहे हैं, उसको रियल कंडीशंस में जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। सो आपके लिए वो गैस एक रियल गैस होगी। समझ आ गई बात? यानी कि अगर हम हमारे सामने पड़ी हुई जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को मैं अगर ज़ीरो कंसीडर कर लूँ यानी निगलेक्ट कर लूँ तो वो गैस मेरे लिए आइडियल गैस होगी। अगर वो मैं वॉल्यूम निगलेक्ट ना करूँ तो वो मेरे लिए एक नॉन आइडियल गैस होगी। इस नॉन आइडियल गैस को हम रियल गैस भी कहते हैं क्योंकि हमने रियलिटीज़ उसके ऊपर अप्लाई करके रखी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं कि क्या वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका यस और नो में आंसर करें तो देखें यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस निकल आते हैं, यस या नो। अगर आप कहते हैं कि यस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे भी आप एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बेशक गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, उनकी अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन अट्रैक्शन ज़रूर मौजूद है। उस सूरत में अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो विच मींस
आप उस गैस को रियल गैस या नॉन आइडियल गैस की कैटेगरी में फॉल करवा रहे हैं। बट अगर आप ये कर रहे हैं कि नहीं भाई, जो इंटरेक्शंस हैं या जो अट्रैक्शंस हैं वो बहुत कम हैं, तो उसको इग्नोर कर लिया जाए, तो इट मीन्स कि आप उसको आइडियल की सिचुएशंस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ज़ाहिर है जब वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस लगाएंगे तो एक दूसरे की मोशन को वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर इन्फ्लुएंस्ड मोशन कंसीडर करते हैं तो वो रियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। और अगर आप उनको इग्नोर कर लेते हैं, एक कांस्टेंट सी रैंडम मोशन रखते हैं, तो उस इट मीन्स कि आप उस गैस को आइडियल गैस मान रहे हैं। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम ये कहते हैं कि वो जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है एक आइडियल सिचुएशन है। और अगर आप ये मान मान के चलते हैं कि नहीं जनाब, वो रियलिटी में इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो विच मीन्स ये एक रियल कंडीशन है, तो इस सूरत में जो गैस है वो नॉन आइडियल गैस कंसीडर की जाएगी या वो एक रियल गैस कंसीडर की जाएगी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। ये कंसेप्ट ग्रैब कर लिया है। अब ये कंसेप्ट अगर ग्रैब कर लिया तो आगे आपको चलना मुश्किल नहीं होगा। कैसे? क्या आइडियल गैस आपको समझ आ गई है, नॉन आइडियल गैस भी समझ आ गई है? हम ये देखते हैं कि आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है। आइडियल गैस क्या होता है ये तो पता चल गया ना। अब देखें, चाहे आइडियल गैस है या चाहे नॉन आइडियल गैस है, गैसेस के साथ 3 पैरामीटर्स बेसिक अटैच है: प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और इनको आपस में जो इक्वेशन रिलेट कर रही है वो है PV इज इक्वल्स टू nRT, जिसे हम गैस लॉ कहते हैं। अब याद रखें कि आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होता है कि जो आइडियल गैस होती है वो इस गैस लॉ को एज इट इज़ ओबे करती है, वो इसको वायलेट नहीं करती। यानी PV इज इक्वल्स टू nRT बगैर किसी इस इक्वेशन में चेंजिंग के एज इट इज़ आइडियल गैस इस इक्वेशन को ओबे कर दी है। ठीक है, और ये इक्वेशन या ये गैस लॉ बेसिकली है क्या? आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, ये इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फर्दर अगर आप टेक्स्ट बुक में प्रोसीड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने ये बात कही है, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा है कि हमने टेम्परेचर का एक फार्मूला डिराइव किया, T इज़ इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई 3K। ये K क्या चीज़ है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें टेम्परेचर मौजूद है, विच इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? जो बड़े लेवल की प्रॉपर्टी थी, जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं। और राइट हैंड साइड पे देखें तो वेलोसिटी मौजूद है, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एक प्रॉपर्टी है। तो आप देखें कि ये इक्वेशन जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जो है इसकी डेफिनेशन है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या चीज़ है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये वेलोसिटी, इसको कनेक्ट करते हैं हम इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे टेम्परेचर आ गया, या हमने प्रेशर में भी ये इक्वेशन ये वेलोसिटी देखी है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ब्लू कलर के शेड में डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो ब्रांच जिसमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को ये ब्रांच कनेक्ट करती है विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इज़ दैट क्लियर? ओके, आइडियल गैस का बिहेवियर समझ आ गया, नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर समझे। अब सबसे पहले तो देखें कि ये जो बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस है, इसमें मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ये जो इक्वेशन है या ये जो गैस लॉ था PV इज इक्वल्स टू nRT, ये एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। आइडियल, इसका क्या मतलब है? ये लाइन क्या बताना चाह रही है? इस लाइन से क्या मुराद है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रियलिटी में कोई गैस ऐसी नहीं है जो कि आइडियल गैस हो। जो कि आपने स्टार्ट में मैंने जो आपको वो कंसीडरेशंस करवा के पूरा कंसेप्ट आपको इंजेक्ट करने की कोशिश की है, उसमें आपने देखा है कि आप अपने तौर पर किसी कंडीशन को आइडियल मान सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सिचुएशंस को क्लियर रखने के लिए हम कंडीशंस को आइडियल कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज सारी कंडीशंस यानी रियलिटी में ये आइडियल कंडीशंस मौजूद नहीं होती हैं। ठीक, अच्छा, आइडियल गैस के लिए सबसे बुनियादी चीज़ कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक रियल गैस ला के देता हूँ। ठीक है, अब बात को तवज्जो से सुनिएगा। आपको मैं एक कंटेनर में रियल गैस ला के देता हूँ,
और आपसे मैं ये डिमांड करता हूँ कि इस रियल गैस को ऐसी कोई कंडीशंस प्रोवाइड करें कि ये रियल गैस आइडियल कंडीशंस को अचीव करने लगे, यानी आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लगे। तो आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस रियल गैस ने अगर आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करना है, तो इसको मैं क्या कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, यानी आइडियली बिहेव करने के लिए इसको कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि जो आइडियल गैस है उसमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कम होने चाहिए, यानी मालिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होने चाहिए, वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ कि जो मेरे पास रियल गैस है उसके मालिक्यूल्स दूर दूर चले जाएं। अब ज़रा तसव्वुर करें कि आपके पास एक गैस है और उसके मालिक्यूल्स को आपने दूर करना है, तो कौन से दो ऑप्शंस हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं? आप फ़ौरन कहेंगे कि जैसे बैलून है ना, उसमें अगर आप एयर को फिल करें, उसको धूप में रख जाएं तो वो फट जाता है। क्यों फटता है? आप कहते हैं गैस एक्सपेंड होती है। क्यों एक्सपेंड होती है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो एक्सपेंशन है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं। इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को हाई करेंगे, उस सूरत में क्या होगा? टेम्परेचर हाई करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस है वो एक्सपेंड होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स अगर नज़दीक हों तो उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, या दूर दूर चले जाएँ तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर दूर जाने से मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस का कम होना बेसिकली ये आइडियल गैस का सॉरी नॉन आइडियल गैस का आइडियल के तौर पर बिहेव करने वाला एक पहला नुक्ता है। ऐसा ही है ना? क्योंकि रियल गैस मैंने आपको दी थी, उसके मॉलिक्यूल्स तो करीब करीब थे, वो एक रियल गैस थी। आपने उनको दूर कर लिया टेम्परेचर बढ़ा के, तो विच मीन्स कि आपने उसको एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जा रही हैं। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लिया जाए या टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करना, आप ऐसा करें, प्रेशर को डिक्रीज़ कर लें। ये भी तो है ना, बैलून है ना, उसको मैंने दबा के रखा है जब, तो ज़ाहिर है वो पिंच हो जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। उसी को अगर मैं फैला दूँ, फ्री टू एक्सपेंड कर लूँ, यानी जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करता रहूँ, तो प्रेशर डिक्रीज़ होने से भी तो गैस मॉलिक्यूल्स को जगह मिलती है दूर दूर जाने की, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या प्रेशर को डिक्रीज़ करें, तो दोनों सूरतों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं, यानी आलमोस्ट वो पॉइंट मास के तौर पर बिहेव करते हुए वॉल्यूम ज़ीरो कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान कम होने लगती हैं, इसकी वजह से वो एक दूसरे की मोशन को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करते, कोलिजन कम से कम हो जाता है। तो ये एक रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर सकती है। कब? जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दें या प्रेशर आप कम कर दें, तो उस सूरत में एक रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। ठीक है? अच्छा, तो इट मीन्स कि इसका उल्टा अगर देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर लें, प्रेशर को बढ़ा लें, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास वो दोबारा से क्या करेगी? नॉन आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। अब जब हम इस अर्थ के ऊपर रहते हुए ये सारी बात कर रहे होते हैं ना गैसेस के लिए, तो इस सूरत में जो ग्रेविटी है वो मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रेविटी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़ कर आए हैं, दो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल करते हैं। तो याद रखें कि अर्थ के ऊपर तो गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की बातें डाइजेस्ट हो जाती हैं, बट जब आप किसी ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी का भी रोल है, लाइट जैसे स्टार्स में चले जाएं, वहाँ पे जो गैसेस मौजूद होती हैं स्टार्स के अंदर, तो हाई ग्रेविटी की वजह से हो गए। याद रखिएगा कि वहाँ पे भी ये जो लॉ है पी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हाई ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है? इसका आगे जो इसी के बाद छोटा सा टॉपिक है, 3-4-5 मिनट की शायद बात हो, या हार्डली 10 मिनट की देखूंगा, जितनी भी जो बात आप लोगों की लेवल तक है उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो नॉन आइडियल गैस का क्या बिहेवियर है कि जैसे आइडियल गैस एज इट इज़ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को ओबे करती थी, वैसे नॉन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को ओबे एज इट इज़ नहीं करेगी, बल्कि इस इक्वेशन में हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रियल गैस में फिर हमें वॉल्यूम को भी इग्नोर नहीं करना पड़ता, और हमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से जो प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आता है उसको भी हमने फिर अंडर कंसीडरेशन रखना होता है। लिहाजा फिर हमें
रियल गैस में इस इक्वेशन को एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसको मॉडिफाई करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा टॉपिक है कि हमने आइडियल गैस मॉडल यानी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी को मॉडिफाई करना है ताकि हम लोग नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर स्टडी कर सकें। तो वो मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है कि हमने वॉल्यूम वाली टर्म को भी करेक्ट करना है और प्रेशर वाली टर्म को भी करेक्ट करना है, ठीक है। तो नॉन आइडियल गैस, दो बातें याद रखिएगा। एक कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इसके ऊपर वो आइडियली बिहेव करती है। टेम्परेचर को कम करने से, प्रेशर को बढ़ाने से या ग्रेविटी वाले इन्वायरमेंट में ना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। और नॉन आइडियल गैस जो है वो इस इक्वेशन को एज इट इज़ ओबे नहीं करती, बल्कि इसके लिए हमें एक करेक्शन करके न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो कि बेसिकली कहलाती है वैन डेर वाल इक्वेशन। इसमें हमें दो टर्म्स में करेक्शन करनी पड़ती है, वॉल्यूम में करेक्शन और प्रेशर में करेक्शन, ठीक है। ये वैन डेर वाल बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन इसमें करेक्शन की थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में करेक्शन की थी, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें किसके लिए जी, फॉर नॉन आइडियल गैस। अब ये करेक्शन बेसिकली करना है क्या, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, जितनी यहाँ पे बात मेंशन है उतनी ही मैं करूँगा। देखें वॉल्यूम में करेक्शन क्या है, वैन डेर वाल इक्वेशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। होप्स हो कि ये बात समझ आ गई होगी। ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने ये सारे के सारा कंटेनर जो है ये ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैं एक रियल गैस कंसीडर कर रहा हूँ। अब उसने ये कंसीडर किया जी, ये करेक्शन करते हुए वैन डेर वाल ने, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हार्ड स्फीयर हैं, जैसे हॉट बॉल्स होती हैं ना, तो उनका ज़रा अपना एक वॉल्यूम होता है। तो उसको फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देखें ये कोने में इकट्ठा कर लूँ, तो ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पूरे के पूरे इस कंटेनर के वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम आप माइनस कर लें, ठीक है। तो V माइनस बी, V है टोटल वॉल्यूम, B ये समझ लें कि वो करेक्शन फैक्टर है जो कि वॉल्यूम इंडिविजुअली तौर पर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये हमने इस वॉल्यूम में से नेगलेक्ट करना है, इसमें से हमने निकालना है। क्यों? देखें ये है टोटल वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर का, तो ज़ाहिर है जो वॉल्यूम जब गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे तो वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए वॉल्यूम करेक्शन में ये जो टर्म आ रही है ये वॉल्यूम में से माइनस हो रही है, ठीक है। तो ये जो करेक्शन टर्म थी बी, इसको हमने जो वॉल्यूम था इसको हमने करेक्ट किया एज वी माइनस बी, ठीक। अब जो प्रेशर है, प्रेशर को हम करेक्ट करेंगे एज पी, यानी जो ओरिजिनल टर्म थी उसमें ए ओवर वी स्केयर। अब अगर आप ये जो ए ओवर वी स्केयर है ये करेक्शन टर्म है, यहाँ पे ये कैसे आ रही है इसकी डिटेल में मैंने अभी नहीं जाना। ए ओवर वी स्केयर, इसमें ये जो करेक्शन टर्म है ये ऐड हो रही है, प्रेशर में ये टर्म ऐड हो रही है, वॉल्यूम में ये टर्म माइनस हो रही है। वॉल्यूम की तो मैं बात बता चुका हूँ, ये जो करेक्शन टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है इसकी रीज़न क्या है। देखें ये कंटेनर है, कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वॉल ऑफ कंटेनर के करीब यानी सरफेस के करीब लाई करते हैं, इस तरफ और इस तरफ, जबकि ये जो हैं ये सेंटर पे लाई कर रहे होते हैं, ये सेंटर में रहने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता ये है कि चूंकि रियल गैस के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ ली कि एक वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि वॉल्यूम को हम अंडर कंसिडरेशन लाते हुए जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ जो प्रेशर है, देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो सेंटर में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा। तो जो दरमियान में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो सरफेसेस के ऊपर इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे हमें अंडर कंसिडरेशन लाना पड़ेगा। कैसे? देखें ये जो मॉलिक्यूल है इसको ये मॉलिक्यूल इधर जितनी फोर्स से खींच रहा है, इसको ये इतनी फोर्स से खींच रहा है, ये तो बैलेंस हो गया। बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली प्रेशर कैसे डेवलप होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये जब इसके वॉल के साथ टकराएगा तो ज़ाहिर है इस टकराने की वजह से ये इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जितनी फोर्स के साथ इसको यहाँ पे आके टकराना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये वाला वॉल्यूम इसको पीछे खींच लेता है। तो इस मीन्स कि हमें जो वॉल्यूम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल प्रेशर है, उसमें से ये वाली जो करेक्शन टर्म है ए ओवर वी स्केयर, ये इतना हमें कम नज़र आता है। समझ आ रही है मेरी बात? कि देखें मैं दोबारा से समझाता हूँ कि इस मॉलिक्यूल को
ये वाला जो मालिक्यूल है, ठीक है, ये वॉल ऑफ कंटेनर है, इसको आके इधर टकराना चाहिए। देखिए जितनी स्पीड से ये टकराएगा तो इतना ज़्यादा ये प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा, बट तसव्वुर करें कि ये यहाँ पे आके टकराना चाह रहा है लेकिन एक कोई चीज़ इसे वापस पीछे खींच देती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर इसको कोई चीज़ यहाँ से वापस पीछे ना खींचे, ये डायरेक्टली आके टकराए, तो इस सूरत में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, या अगर ये टकरा रहा है तो जो टकराने लगता है तो कोई चीज़ पीछे खींच देती है, उस सूरत में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आप ऑब्वियसली कहेंगे कि अगर कोई चीज़ इसको वापस टकराते हुए पीछे ना खींचे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सेप्ट होगा। तो इट मीन्स कि जो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है, जो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो एक्चुअल से कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल के लिए हमें इस टर्म को इधर लाके जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर में ये वाली टर्म ऐड हो रही है। होप सो कि ये बात आप लोगों ने ग्रैब कर ली होगी। तो हमने वॉल्यूम की टर्म को भी करेक्ट कर लिया, प्रेशर की टर्म को भी करेक्ट कर लिया। तो अगर हम देखें तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी के बजाय लिखेंगे पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, और वॉल्यूम के बजाय लिखेंगे वी माइनस बी और आर टी हो जाएगा। यहाँ पे एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये इक्वेशन लिखी है, और अगर एन के लिए लिखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, पी इज़ इक्वल टू पी इज़ इक्वल पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी। दिस इज़ दी वैन डर वाल इक्वेशन फॉर इन मोल ऑफ गैस फॉर रियल गैसेस, ठीक है। और इसी इक्वेशन को आप, क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तो चलो हमने इक्वेशन बना ली रियल गैस के लिए, क्या इसी गैस को आइडियल गैस के लिए लगा सकते हैं? आपका क्या आंसर होगा? तो जनाब बोलेंगे हाँ लगा सकते हैं। क्यों? आइडियल गैस के लिए हम जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देंगे, प्रेशर को कम कर लेंगे, तो प्रेशर वो फिर रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लगेगी। तो ज़रा जब आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी तो ये जो करेक्शन टर्म्स हैं इनको आप नेगलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल इधर पी बचेगा, इधर वी बचेगा, आर टी, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बचेगा। तो इक्वेशन को लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सिंपली ये देखा कि आइडियल गैस वर्सेस नॉन आइडियल गैस या रियल गैस, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने ग्रैब किया। जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमने देखा कि फिर आइडियल गैस कैसे बिहेव करती है और नॉन आइडियल गैस कैसे बिहेव करती है। इससे हमें एक नुक्ता ये मिला कि नॉन आइडियल गैस, मेन बात ये थी कि आइडियल गैस जो गैस है उसको एज इट इज़ ओबे कर लेती है, लेकिन नॉन आइडियल ऐसे ओबे नहीं करती। इसके लिए हमें जो है वो इस गैस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम वाली टर्म में करेक्शन करनी पड़ती है। वो करेक्शन अप्लाई करके हम जो न्यू इक्वेशन बनाते हैं रियल गैस के लिए, इस इक्वेशन को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो होप सो कि ये बात आप लोगों ने समझ ली होगी। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। एक एमसीक्यू है एक्सरसाइज में जो कि आप लोगों के इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, एमसीक्यू नंबर 5, उसको देख लेते हैं जी। रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, जो मालिक्यूल्स हैं वो कलरलेस होते हैं, जो मालिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ऑप्शन सी, उनके मालिक्यूल्स के दरमियान जो है हैव इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डी जो है उनके पास हाई स्पीड होती है। तो बताइएगा ज़रा मुझे कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।